राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड शुरू होने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एपिसोड को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए। सो लेट्स स्टार्ट। डॉक्टर बोली, मिसेस सजावट डर की वजह से बेहोश हो गई हैं। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा, फिर आप इन्हें लेकर घर जा सकते हैं। अनय ने हाँ में सिर हिलाया, उनके केबिन के बाहर निकल गया। सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। आस्तिक यक्षित का सहारा देकर हॉस्पिटल के अंदर आ रहा था। उसकी वाइट शर्ट खून की वजह से लाल हो चुकी थी। वह जल्दी से यक्षित के पास गया, उसकी तरफ फिक्र भरी आंखों में देखते हुए बोला, ये सब कैसे हुआ? आस्तिक ने बताया कि विक्रांत के एक बॉडीगार्ड ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए उन पर अटैक किया। यक्षित बोला, तू मेरी फिक्र मत कर। दृष्टि कैसी है? अनय बोला, वो ठीक है और हमारे बच्चे भी ठीक हैं। अनय और आस्तिक दोनों यक्षित को हॉस्पिटल के अंदर लेकर चले गए। ओटी में डॉक्टर ने उनकी बांह से गोली निकाल दी और उस पर पट्टी कर दी, पर उसे दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब यक्षित को ऐसी सिचुएशन फेस की हो। थोड़ी ही देर में यक्षित को होश आ चुका था, बल्कि आस्तिक और अनय यक्षित को वार्ड में ही मौजूद थे। यक्षित ने कहा, दृष्टि को लेकर घर चला जा। अनय बोला, पर तू यहाँ? अनय उसके आगे कुछ बोलता उससे पहले यक्षित बोला, मैंने कहा ना, मेरी फिक्र मत कर। यक्षित ने उसे फिर से जाने को कहा। अनय ने मना नहीं किया। वो जाने को हुआ कि यक्षित बोला, दृष्टि पर ज़्यादा गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। अनय ने एक सर्द निगाह यक्षित पर डाली, जैसे वह कह रहा है, मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता, और वहाँ से चला गया। यक्षित ने भी ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं किया। वो उसे वन्या का ख्याल आता है। आते वक्त उसने कहा था कि अगर दृष्टि मिल जाए तो उसे एक कॉल कर दे, पर सिचुएशन ही कुछ ऐसी बन गई थी कि उसे कॉल करने का मौका ही नहीं मिला। ऊपर से उसे गोली लग गई थी। अगर वन्या को ये बात पता चली तो वह घबरा जाती, इसलिए यक्षित इस बारे में नहीं बताना चाहता था। उसने अपने लिए दूसरे कपड़े मंगवा लिए थे। अपने कपड़े चेंज करने के बाद वह भी हॉस्पिटल से निकल गया। अनय दृष्टि को लेकर हाथ को अपने हाथों में लिए बहुत उसके होश में आने का वेट कर रहा था। थोड़ी देर में दृष्टि को होश आ गया। होश में आते ही अचानक उसे उस सार्थक की घिनौनी हरकतें याद आई। वह अचानक से बेड से उठकर बैठ गई। उसने आसपास देखा तो खुद को सिमटने लगी। दृष्टि की हलचल से अनय की निगाहें उस पर चली गई। उसका डरा हुआ चेहरा देख अनय को समझ आ गया कि वह क्या सोच रही है, और उसके करीब आया, उसको अपने सीने से लगा लिया। अनय को महसूस करता ही शांत हो गई। थोड़ी देर बाद उसने अपनी शर्ट से कुछ गीला गीला फील हुआ। उसने दृष्टि को खुद से अलग किया तो पाया कि वह रो रही थी। अनय उसके आंसू साफ करते हुए बोला, शांत हो जाओ वाइफी। दृष्टि अपनी नम आंखों से अनय को देखते हुए बोली, अनय, वो सार्थक करना मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। उसने अनय ने दृष्टि के होठों पर उंगली रखते हुए कहा, शांत हो जाओ बेबी। मैंने उस कमीने को उसके किए की सज़ा दे दी। वे अब इस दुनिया में आने के लिए 100 बार सोचेगा। दृष्टि हैरानी भरी आंखों से अनय को तरफ देख रही थी। अनय उसके सिर को सहलाते हुए बोला, तुम ठीक हो? दृष्टि ने आहिस्ते से हाँ में सिर हिला दिया। अनय को तसल्ली मिल गई। वह उसे लेकर मेंशन के लिए निकल गया। रात काफ़ी हो चुकी थी। वन्या काफ़ी देर से यक्षित का वेट कर रही थी। ना तो उसकी कोई कॉल थी और ना ही कोई मैसेज। उसे डर था कि दृष्टि मिली या नहीं। जब से उसे यक्षित से पता चला था कि वह माँ बनने वाली है, उसकी फिक्र दृष्टि के लिए और ज़्यादा बढ़ गई थी। वन्या को बहुत खुशी थी कि दृष्टि की ये ख्वाहिश भी पूरी होने वाली है। वह वन्या के लिए सिर्फ एक दोस्त ही नहीं बल्कि बहन जैसी थी। वन्या को यक्षित की भी बहुत फिक्र हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यक्षित ठीक नहीं है। यक्षित को लेकर उसके मन में काफ़ी बेचैनियाँ उठ रही थी। वन्या अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी। हर 5 मिनट में वह ग्लास विंडो के पास आ जाती, पर अब तक उसे निराशा ही हाथ लगी। वन्या का ध्यान बेड की तरफ गया। उसके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ गई। नन्ही ईशानी और वेद एक दूसरे को हक करके सो रहे थे। बस ब्लैंकेट दोनों के ऊपर से हट गया था। बेशक दोनों बच्चे को ठंड लग रहा होगा, बाहर का मौसम भी काफ़ी ठंडा था। वन्या वहाँ गई और उन्हें ब्लैंकेट से कवर करते हुए दोनों के माथे चूम लिया। थोड़ी देर तक वह दोनों नन्हे शैतान के पास बैठकर उनके सोते हुए मासूम चेहरे को निहारने लगी, जो शायद उसने मासूम थे। नहीं, वे तो पहले शांत रहा करता था। उसकी छोटी बहन काफ़ी शैतान थी। अब वेद पर भी उसका थोड़ा थोड़ा असर हो गया था।
ये बात वन्या ही जानती थी कि आज कितनी मुश्किल से उसने दोनों को सुलाया था। दोनों ही अपनी डैडी को बहुत मिस कर रहे थे। इसमें बच्ची की भी कोई गलती नहीं थी। यक्षित पिछले कुछ हफ्तों से काफ़ी बिजी चल रहा था। सुबह जल्दी ऑफिस के लिए निकल जाता और देर रात तक वापस आता था। ऐसे में उसे बच्चों का मिलना ही नहीं हो पा रहा था। पर आज दोनों बच्चे जिद पर उतर गए थे। अब तो नन्ही ईशानी भी 1.5 साल की हो गई थी और वह अपने मुंह से 2-4 और टूटे फूटे शब्द निकालने लगी थी। उसके सिर को सहलाने के बाद वन्या वापस से ग्लास विंडो के पास आ गई। मैंशन के पार्किंग में उसे ब्लैक कलर की कार पार्क होते हुए नजर आई। वह समझ गई कि यक्षित आ चुके हैं। उसका चेहरा चमक गया। थोड़ी देर बाद उसे बेडरूम के दरवाजे पर नॉक होने की आवाज़ आई। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और सामने खड़े यक्षित को जोर से हक कर लिया। वन्या को यूं अचानक हक करने से यक्षित के चोट पर दबाव पड़ा और उसे काफ़ी दर्द भी हुआ। चोट काफ़ी गहरी थी, इसलिए डॉक्टर ने उसे उस पर दबाव डालने से साफ मना किया था। इतने दर्द में के बावजूद यक्षित उफ तक नहीं किया। उसने वन्या के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। तभी वन्या की निगाह यक्षित की बाह पर गई। वह एकदम से घबरा गई क्योंकि उसकी शर्ट के बाहर ब्लड आ गया था। ये चोट पर ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से हुआ था। वन्या उसकी बाहों की तरफ देखते बोली, फिक्रमंद होकर बोली, यक्षित से ये चोट आपको? यक्षित वन्या का ध्यान भटकाते हुए बोला, बस छोटा सी जख्म है वाइफी, ठीक हो जाएगा। पर वन्या को लग नहीं रहा था ये जख्म छोटी सी है। वह यक्षित के पास ही उसके शर्ट के बटन की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगी। यक्षित उसकी कमर के चारों तरफ हाथ लपेटते हुए उसे अपने करीब करके उसे टीस करते हुए बोला, वाइफी, रात काफ़ी हो गई है, पर सोने के बजाय तुम्हें ये सब करना है। वन्या ने अब तक यक्षित की शर्ट के 3 बटन खोल दिए थे और वह एक नज़र उसे घूर कर देखने लगी। थोड़ी देर चुप रहेंगे आप? मैं जानती हूँ आपको चोट लगी है, दर्द भी हो रहा है। वन्या की आंखों से यक्षित के लिए फिक्र साफ साफ नजर आ रही थी। उसने आहिस्ते से यक्षित की शर्ट उसे अलग कर दी। अब उसकी चोट वन्या के सामने थी, जिसे देखकर वन्या ने फिक्र में अपनी मुंह पर हाथ रख लिया। उसकी आंखों के आंसू आ गए थे। वह यक्षित को आहिस्ते से पकड़कर सोफे पर बिठा देती है। यक्षित के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं था। वन्या जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर बड़ी हिफाजत से वह उस पट्टी को उसके हाथों से अलग करती है। इस दौरान यक्षित को काफ़ी दर्द भी हुआ। दर्द के मारे आह भी निकल गई। यक्षित से ज़्यादा तकलीफ तो वन्या को हो रही थी। जैसे पट्टी हटाया, उसके गहरे घाव को देखकर वन्या अपने आंसू रोक नहीं पाई। वह समझ गई थी कि इतनी गहरी चोट तो गोली लगने से ही आ सकती है। उसने सुबकते हुए यक्षित से नाराजगी से कहा, यह आपकी छोटी चोट लगती है, बताइए मुझे। यक्षित चुप था क्योंकि वन्या उसकी चोरी पकड़ ली थी। वन्या उसे नाराजगी से देखते बोली, इतनी तकलीफ के बावजूद आप चुप थे? आपकी हिम्मत कैसी हुई अपनी बीवी से अपनी तकलीफ छुपाने की? वन्या के आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। वह अब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, सब कुछ, पर यक्षित और अपने बच्चों से एक खरोंच भी बर्दाश्त नहीं होती थी। यक्षित आहिस्ते से आगे बढ़ा, वन्या के आंसू पोंछकर उसके माथे को प्यार से चूमते हुए बोला, इसलिए तुम्हें नहीं बताना चाहता था, जितना दर्द मुझे नहीं है उतने ही तुम आंसू बहा रही हो। वन्या अपनी नम आंखों से एकटक यक्षित की तरफ देख रही थी। यक्षित अपना एक वन्या को गाल पर रख कर बोला, डॉक्टर ने कहा है बस कुछ ही दिनों में ये घाव भर जाएगा। वन्या यक्षित के घाव पर फूंक मारकर उसे धीरे धीरे साफ करते हुए बोली, अब जब तक ये ठीक नहीं हो जाए आप ऑफिस नहीं जाएंगे। वन्या की बातें सुनकर यक्षित बोला, पर वाइफी। वन्या यक्षित के होठों को उंगली रखते हुए बोली, श्श, मैंने कहा ना, आप ऑफिस नहीं जाएंगे, मतलब नहीं जाएंगे। इज दैट क्लियर टू यू? वन्या के इस लेडी बॉस वाले एटीट्यूड ने यक्षित के चेहरे पे एक स्माइल ला दी। वह वन्या के सामने अपना सिर झुकाते हुए बोला, आपका हुक्म सर आंखों पर। वन्या के चेहरे पे भी एक हल्की स्माइल आ गई और वह ध्यान से यक्षित की पट्टी करने लगी। कुछ सोचकर यक्षित के चेहरे पे जो स्माइल आई थी वह गायब हो गई। उसका चेहरा बेहद कठोर हो गया। उसकी पट्टी कर लेने के बाद वन्या ने कपड़े चेंज करने के यक्षित की हेल्प की। इस दौरान यक्षित की निगाहें अपनी केयरिंग वाइफी से एक पल के लिए भी नहीं हटी। उसे वापस सोफे पे बिठाकर वह बोला, आपको भूख लगी होगी, मैं खाना लेकर आती हूँ। यह कहकर वो नीचे किचन की तरफ जाने लगी। यक्षित चलते चलते बालकनी में आ गया। उसके जहन में अभी भी विक्रांत के कई शब्द गूंज रहे थे कि कोई उसकी बीवी को मारना चाहता है, पर वो कौन हो सकता है?
जहाँ तक वन्या की शादी से पहले की बात है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड इस तरह का भी नहीं था कि उसे ऐसे दुश्मन हो, तो फिर वो कौन हो सकता है? यक्षत के मन में बहुत से सवाल इस वक्त हावी हो रहे थे। शायद उस शख्स के बारे में विक्रांत पहले से जानता था, पर वहाँ कोई तो ऐसा था जो नहीं चाहता था कि यक्षित उस शख्स के बारे में जाने। तभी वन्या भी खाना लेकर अंदर आ चुकी थी। यक्षित को सोफे पर बैठाकर वह उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। आज काफी दिनों बाद यक्षित तसल्ली से डिनर कर पा रहा था, वो भी अपनी बीवी के हाथों। ये बात यक्षित भी जानता था कि पिछले दिनों वह कितना बिजी रहा, ना अपने बच्चों को टाइम दे पा रहा था और ना अपनी बीवी को। खाना खाने के बाद वन्या ने यक्षित को आहिस्ते से बेड पर लेटा दिया। वह दूसरी तरफ जाने गई हुई कि यक्षित ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। वन्या सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। यक्षित वन्या की तरफ देखते हुए बोला, मेरे पास सो जाओ। वन्या ने कुछ नहीं कहा और आहिस्ते से यक्षित के पास लेट गई। यक्षित की निगाहें अपने नन्हे शैतान पर गई। उसकी मासूमियत से भरे चेहरे को देखकर उसके चेहरे पे एक स्माइल आ गई। वन्या यक्षित के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, आपको बहुत मिस कर रहे थे दोनों। यक्षित वन्या की तरफ झुककर आहिस्ते से उसके होठों को चूम लेता है और उसे निहारने लगता है। वन्या यक्षित के दिल पर हाथ रखते बोली, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? यक्षित वन्या के गाल पर प्यार से सहलाते हुए बोला, थैंक्स वाइफी, मेरी जिंदगी में आने के लिए, मुझे और हमारे वेद को पूरा करने के लिए, एक प्यारी सी प्रिंसेस गिफ्ट में देने के लिए, मेरे और हमारी फैमिली का ख्याल रखने के लिए। ये बोलकर वह वन्या के हाथों से अपने हाथों में लेकर उसे आहिस्ते से चूम लेता है। वन्या के चेहरे पे प्यारी सी स्माइल आ जाती है। यह शख्स देख पा रहा था कि वन्या का चेहरा कितना थका हुआ है, पर फिर भी वह इतनी रात को जाग कर उसका वेट कर रही थी। वन्या की यही केयरिंग नेचर हर बार यक्षित का दिल चुरा लेती थी। बढ़ते वक्त के साथ यक्षित को वन्या से और प्यार होता जा रहा था। आज भी उस पल को याद करता था जब उसने उसे अचानक शादी करने का डिसीजन लिया था। वन्या उसे शादी करने के लिए रेडी भी हो गई थी। हालांकि यक्षित ने यह डिसीजन वेद के लिए लिया था, पर उसे पता नहीं था कि वह उसकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन होगा। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, आपने बताया नहीं दृष्टि मिली या नहीं, और आपको ये चोट कैसे लगी? यक्षित वन्या को सब कुछ बता देता है, कैसे दृष्टि अनाथ आश्रम पहुंची। सार्थक खन्ना से उसका आमना सामना हुआ था, पर उस समय सही वक्त पर पहुंचकर वहां सबको बचा लिया गया। पर यक्षित ने उसे विक्रांत की कई बातें नहीं बताई। इस बारे में यक्षित को अभी भी पता करना था। यक्षित की बातें सुनकर वन्या को सार्थक खन्ना का पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह बोली, ये विक्रांत और सार्थक दोनों कितने गिरे हुए इंसान हैं। यक्षित वन्या के गाल को प्यार से सहलाते हुए बोली, गिरे हुए थे वाइफी, मैंने उन्हें उनके किए की सज़ा दे दी, उनकी सांसें छीन कर। वन्या ने इस बात पर कोई आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि उसे भी यक्षित की सज़ा सही लग रही थी। जो औरतों की इज्जत नाक में हाथ डालने की कोशिश करता है, उसे इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। कुछ सोचकर वन्या बोली, यक्षित, मेरे ख्याल से अनय को दृष्टि को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में बता देना चाहिए। अगर उसे इस बारे में पता होता तो वह ऐसा कदम कभी नहीं उठाती। यक्षित वन्या के चेहरे को ध्यान से देख रहा था, पर उसके बालों के लटों को कान से पीछे करते बोला, वाइफी, पर अनय को भी ये जानना है ना कि दृष्टि आखिर वो सब क्यों कर रही है। अगर वह उसकी प्रेगनेंसी के बारे में बता देता तो दृष्टि को लगेगा कि उसके ट्रीटमेंट की वजह से हुआ है, पर सच तो यह है उस ट्रीटमेंट से उनके बच्चे को नुकसान ही हुआ है। यक्षित की बातें सुनकर वन्या शॉक्ड हो गई। उसे सच में नहीं पता था दृष्टि के साथ ऐसा कुछ भी हो रहा होगा। वह थोड़ी देर के लिए शांत हुई और उसे शांत देखकर यक्षित बोला, क्या हुआ वाइफी? वन्या इधर उधर देखते हुए बोली, यक्षित उसके चेहरे की तरफ देखते बोला, हम बोलो। वन्या बोली, एक्चुअली दृष्टि ने इस प्रॉब्लम के बारे में पहले से ही जानती थी। उसने मुझे बताया था कि उसकी माँ बनने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है, ना के बराबर, और उस ट्रीटमेंट के बारे में भी मुझे पता था। पर जैसे ही आपने कहा वह हमेशा से ही माँ बन सकती थी, पर मुझे सच में नहीं पता था दृष्टि को आपके बारे में वो गलतफहमी कैसे हुई अपने बारे में। यक्षित वन्या की तरफ देखते बोला, तो फिर ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? यक्षित को वन्या की बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ रहा था,
पर यक्षित का ये पता नहीं था कि दृष्टि ने वन्या को ये बात किसी को ना बताने की प्रॉमिस ली थी। यक्षित ने गुस्से का महसूस करते हुए वन्या बोली, प्लीज़ मुझ पर गुस्सा मत कीजिए। मैंने आपको ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं मजबूर थी। दृष्टि ने मुझे कसम दे रखी थी कि ये बात मैं किसी को ना बताऊं। अगर फिर भी इन सब के बावजूद मैं आपको ये बताती तो अन्य तक भी ये बात पहुंच जाती। दृष्टि को बहुत बुरा लगता। इसलिए यक्षित वन्या की बातों पर गौर कर रहा था। वन्या आगे खींचकर बोली, यक्षित दृष्टि पहले से इस मामले में इनसिक्योर थी। उसे लगता था कि अगर मैं अनय को इसके बारे में बताएगी तो वो उसे छोड़ देगा। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया था, पर अनय को खोने को वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। आई एम श्योर इसलिए दृष्टि ने यह कदम उठाया होगा। यक्षित कुछ सोचते बोला, वाइफी किसी ने दृष्टि को मिसगाइड किया है। आई एम श्योर वह हॉस्पिटल में किसी स्टाफ का काम होगा। वन्या बोली, पर ऐसा कौन हो सकता है? अगर किसी डॉक्टर ने इतनी घटिया करतूत की है तो इसके लिए तो उसकी मेडिकल डिग्री कैंसिल हो सकती है। उस पर एडमिनिस्ट्रेशन परमानेंट बैन लगा सकती है। फिर ऐसी क्या वजह हो सकती है जिससे वह इसका बड़ा जोखिम भरा काम करने को तैयार हुआ होगा? यक्षित को सोचता और उसकी कोल्ड टोन में बोला, हाँ तुम्हारी बात सच है, इसके बारे में पता लगाना होगा। वन्या यक्षित की तरफ देखकर रिक्वेस्टिंग टोन में बोली, यक्षित आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ अनय को इस बारे में नहीं बताएंगे। यक्षित बोला, उसे इन सब के बारे में पता चल चुका है वाइफी। वन्या अपने चेहरे पर हैरानी वाले एक्सप्रेशन लिए बोला, क्या? पर उसे कैसे पता चला? यक्षित अब क्या होगा? कहीं उसे गुस्से में दृष्टि को छोड़ दिया तो? यक्षित वन्या के होठों पर उंगली रखते हुए बोला, वाइफी शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्यार करता है वो दृष्टि से, उसे नाराज रह सकता है मगर दूर नहीं। सच कहूँ तो अगर दृष्टि ने पहले इस बारे में अनय को बता दिया होता तो बात यहाँ तक नहीं बढ़ती। वन्य को भी यक्षित की बातों में पॉइंट नजर आ रहा था। कुछ सोचकर वे यक्षित से बोली, कुछ दिन पहले दृष्टि बता रही थी उसके मेंशन में अनय की बुआ जी आई हुई थी जो दृष्टि के बच्चे को लेकर बार बार टोंट कर रही थी। यक्षित का ऐसा हो सकता है कि इस सब में उसका ही हाथ हो? वन्या का सवाल सुनकर यक्षित का चेहरा सख्त हो गया क्योंकि इस बात की पॉसिबिलिटी तो थी। गौतम जी अपने सबसे भाई बहनों से सबसे वेल्दी थे, ऐसे में सब उनकी दौलत की शौहरत से जला करते थे और इस बात से भी पूरे चांसेस थे उनकी जलन की वजह से उनमें से किसी ने ये घिनौनी हरकत करने की कोशिश की हो। यक्षित वन्या की तरफ देखते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द इस बारे में पता लगवाता हूँ। अगर इन सब में मिसेस नीलम का हाथ रहा तो उन्हें इसके किए की सज़ा जरूर मिलेगी। यक्षित वन्या के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, रात काफ़ी हो गई है, अब तुम सो जाओ। मेरे नन्हे शैतान ने दिन भर तुम्हें बहुत परेशान किया होगा। मुझे नहीं मालूम कि यहाँ पे वन्या ऐसे क्यों बोल रही है, क्योंकि ये कॉलेज टाइम में जो उसका पीछे पड़ा हुआ लड़का था, जब तो ये अनय को भी नहीं जानती थी, तब भी उसने कहा था कि तुमसे इनफर्टाइल हो तुम। आई डोंट नो आगे क्या होगा। यक्षित की बातें सुनकर वन्या स्माइल करते हुए बोली, हाँ आपकी ये छोटी शैतान तो आजकल कुछ ज़्यादा ही शैतानी करने लगी है। दोनों इसी तरह बातें करते हुए नींद के आगोश में चले गए। रजावत मैंशन। अनय दृष्टि को लेकर मैंशन वापस आ चुका था। थकावट की वजह से वो सो चुकी थी, पर अनय उसकी आंखों से तो जैसे नींद ही कोसों दूर चली गई थी। वह कुछ सोचते जा रहा था। उसकी निगाहें दृष्टि के चेहरे पर थी, पर इस वक्त सुकून की नींद ले रही थी। अनय दृष्टि के बारे में ही सोच रहा था। क्या दृष्टि ने ये गलतफहमी पहले से ही थी या उसे उसकी शादी के बाद ये सब पता चला? मगर ये गलतफहमी उसके दिमाग में डाली किसने होगी? वह एक पढ़ी लिखी, एजुकेटेड और इंटेलिजेंट लड़की थी। ऐसे में उसे बेवकूफ़ी बनाना आसान तो नहीं था। जरूर किसी ने इसे पूरी प्लानिंग के साथ दृष्टि के माइंड में गलतफहमी डाली होगी। उस शख्स के बारे में सोचकर अनय की मुट्ठियाँ भिज गईं। उसके चेहरे पर कठोर एक्सप्रेशन आ गए। फिर दृष्टि के चेहरे की तरफ एक नज़र डालते हुए बोला, वाइफी क्या हमारे रिश्ते की डोर इतनी कमज़ोर थी जो तुम इतनी बड़ी बात मुझसे कह नहीं पाई? अगर तुमने मुझ पर थोड़ा भी ट्रस्ट किया होता तो तुम इस तकलीफ से नहीं गुजरती। वह दृष्टि के बालों को सहलाते बोला, पता नहीं मुझे तुम्हारी इस हरकत पे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, पर इतनी आसानी से तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला मैं। अपनी इस नादानी की वजह से तुमने खुद को और हमारे बच्चों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब मैं तुम्हें और गलती करने नहीं दूंगा। ये बोलकर वह दृष्टि की तरफ झुका और उसके होठों को आहिस्ते से चूम लेता है। थोड़ी देर बाद वह दृष्टि को हक करके लेट जाता है। आज जब वह मिल नहीं रही थी तो अनय का क्या हाल था
ये उसे बेहतर तो कोई नहीं जान सकता था। अगर दृष्टि को उसके बच्चों को कुछ हो जाता तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। अगली सुबह यक्षित की नींद वन्या से पहले खुलती है। पिछले दिन की थकावट की वजह से वन्या की नींद अभी तक नहीं खुली थी। आंखें खुलते ही यक्षित की निगाहें अपनी बाहों में सुकून से सोती वन्या पर जाती है। उसके बाल बिखरे हुए थे, पर इस मैसी लुक में भी वह बहुत प्यारी लग रही थी। अपनी खूबसूरत बीवी को देखकर यक्षित के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने वन्या के चेहरे के बालों को अपने हाथों के कोने के कान के पीछे कर दिया। उसे अपनी बाहों में समेटकर प्यार से निहारने लगा। उसके झुककर वन्या के होठों को आहिस्ते से चूम लिया और इस बात का खास ख्याल रखा गया कि उसकी नींद खराब मत हो। जब एक किस से मन नहीं भरा तो उसने 2-4 किसेस और कर लिए। आज उसे अपनी बीवी पर बहुत प्यार आ रहा था। वह वन्या के चांद से चेहरे को निहारते हुए बोला, बेटी तुम तो दिन ब दिन और खूबसूरत होती जा रही हो। वह वन्या को निहारने लगा। एकाएक उसे विक्रांत की बातें याद आईं। उसके साथ ही यक्षित के चेहरे पर आई मुस्कान गायब हो गई। उसने वन्या के माथे की तरफ झुककर अब से प्यार से चूमते हुए अपने मन में बोला, वो जो कोई है देर तक जो मुझसे छुपा नहीं पाएगा, मैं उसे जल्द से जल्द ढूंढ निकालूंगा। वह वन्या को आहिस्ते से खुद से अलग करते हुए बेड से उठने की कोशिश करता है, पर इस कोशिश में उसके जख्म पर प्रेशर पड़ता है और उसके मुंह से एक आह निकल जाती है। यक्षित की दर्द भरी आह सुनकर वन्या की नींद टूट जाती है। वह बेड से उठ जाती है और यक्षित को फिक्र भरी निगाहों से देखने लगती है। वह उसकी भांसी के पास आकर हाथ ले आते हुए फिक्र भरे टोन में बोली, क्या हुआ? क्या आपको ज़्यादा दर्द हो रहा है? देखिए मुझे। यह यक्षित की पट्टी को चेक करने लगती है। कहीं उसमें ब्लड तो नहीं आ रहा था। यक्षित शर्टलेस होकर सोया हुआ था, इसलिए वन्या को चेक करने में मुश्किल नहीं हो रही थी। वहीं वन्या को अपनी फिक्र करता देख यक्षित उसे अपने दूसरे हाथ से पकड़कर अपने करीब कर लेता है। वन्या के हाथ यक्षित के खुले सीने पर होते हैं। वह नसें उठाकर जब यक्षित को देखती है तो उसकी आंखों में शरारत साफ साफ नजर आ रही थी। वन्या कसपसाते हुए यक्षित से दूर होने की कोशिश करते हुए बोली, यक्षित क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। पर वन्या यक्षित को छोड़ने की बजाय उसकी कमर पर अपना पकड़ मजबूत कर लेती है और नाम में सिर हिला देता है। वन्या एक नज़र अपने सोते हुए बच्चों की तरफ देखते हुए बोली, यक्षित बच्चे उठ जाएंगे। पर यक्षित के कानों तक जैसे वन्या की आवाज़ पहुंच ही नहीं रही थी। वह उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए अपने अंगूठे से उसके गुलाबी होठों को सहलाते हुए बोला, पाइपी तुम्हें नहीं लगता हर बार तुम बच्चों का बहाना देकर मुझसे बच जाती हो? वन्या यक्षित के हाथ को पकड़ने की कोशिश करते हुए बोली, पता नहीं ये सुबह सुबह आप पर रोमांस का भूत क्यों चढ़ गया? वहीं वन्या की बातें सुनकर यक्षित हंसने लगा और उसके होठों पर एक लाइट किस करते हुए बोला, स्वीट हार्ट मैं तो हर वक्त तुमसे रोमांस करना चाहता हूँ। वो तो तुम ही हो जो आजकल हाथ लगाने ही नहीं देती। ये बोलकर वह उनके दोनों गालों को आहिस्ते से चूम लेता है। वहीं वन्या उसके सीने पर हाथ रखते हुए बोली, बस आज के लिए इतना ही, चलिए दूर हटिए, मुझे उठना है, बहुत से काम करने हैं। यक्षित वन्या के उसी हाथ को अपने हाथों में लेकर अपने होठों के करीब ले जाता है और उसे प्यार से चूमते हुए बोला, बीवी मुझे प्यार करने के अलावा तुम्हें बाकी सारे काम याद रहते हैं? ये बोलकर वह वन्या के गले में अपना चेहरा छिपा लेता है। यक्षित की गर्म सांसों को महसूस करते ही वह सिहर उठती है। वह खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, यक्षित प्लीज बच्चों जैसी हरकत मत कीजिए। पर यक्षित पर उसकी किसी भी बात का असर नहीं होता। वह वन्या के चेहरे के पास अपने चेहरा ले जाता है और उसके होठों पर अपने होठों के बीच दबाकर उसे किस करने लगता है। यक्षित के इस अचानक हुए किस से वन्या को कुछ समझ नहीं आता और जब तक उसे समझ आता है यक्षित उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। वह उसे काफ़ी सॉफ्टली और प्यार से चूम रहा था। यक्षित की मदोशी से भरी किस के सामने वन्या भी खुद को रोक नहीं पाई और वह भी यक्षित का साथ देने लगी। यक्षित की यह किस काफ़ी पैशनेट और डीप थी। वह कभी उसके अपर लिप को सक करती तो कभी लोअर लिप को। वक्त के साथ ये किस और डीप होती जा रही थी। यक्षित के हाथ वन्या के इधर उधर छू रहे थे, साथ ही उसने वन्या के कपड़ों को उसके कंधे से सरका दिया था। वह आगे बढ़ पाता उससे पहले एक प्यारी सी आवाज़ आई, मम्मा 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 मम्मा। ये आवाज़ नन्ही ईशानी की थी। उसकी प्यारी सी आवाज़ सुनकर यक्षित और वन्या अलग होते हैं। वन्या अपने कपड़े ठीक करती है और जल्दी से नन्ही ईशानी के पास जाती है। वह अपनी
मोती जैसी प्यारी आंखें खोलती है और अपनी मम्मा को देखकर स्माइल करते हुए बोली, माँ। नन्ही ईशानी के मुंह से अपने लिए मम्मा सुनकर वन्या की खुशी का ठिकाना नहीं था। दरअसल नन्ही ईशानी आज पहली बार वन्या को मम्मा कह रही थी। ये मोमेंट्स वन्या के लिए काफ़ी स्पेशल थे। वह ईशानी को मम्मा बोलने के लिए कहती है, वह हमेशा डैडी ही बोला करती थी। अनिल जी को वह दादू कहती थी और चैतन्य दादाजी को वेद की तरह बले दादू। वह लगभग सबको पहचानने लगी थी, पर एक मम्मा शब्द ही था, वह नहीं बोल पाई थी। वन्या को थोड़ा दुख होता था। वह भी अपनी बच्चे के मुंह से अपने लिए मम्मा शब्द सुनना चाहती थी। आज वन्या बहुत खुश थी। वह यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, यक्षित देखो, आपने हमारी मम्मी नन्ही प्रिंसेस ने मुझे मम्मा कहा। अब तक वेद भी नींद से जाग चुका था। वन्या ने ईशानी को अपनी गोद में ले लिया। वहीं वेद यक्षित को देख रहा था, काफ़ी एक्साइटेड हो गया। वह डैडी चिल्लाते हुए यक्षित के पास जाते हुए को हुआ कि वन्या उसे रोकते हुए बोली, बेटा संभल कर, डैडी को चोट लगी है ना। अपनी मम्मा की बातें सुनकर वेद और ईशानी यक्षित की भाव को देखने लगे जहाँ पर चोट लगी हुई थी। दोनों बच्चों को अपने डैडी के लिए बुरा लग रहा था। उनके डैडी आज उनसे मिल भी रहे थे, तो जख्मी हालत में वे दोनों आहिस्ते से यक्षित के पास गए। यक्षित ने आहिस्ते से अपने हाथ बढ़ाकर दोनों को अपने पास बुलाया। दोनों बच्चे आहिस्ते से यक्षित के पास गए और अपने डैडी के सीने से लग गए। यक्षित भी आज काफ़ी दिनों बाद अपने जिगर के टुकड़ों से अपने सीने से लगा रहा था। इस वक्त उनके चेहरे पर एक सुकून भरी स्माइल आ गई। थोड़ी देर बाद दोनों अपने डैडी से अलग हुए। नन्ही ईशानी अपने डैडी की तरफ देखते हुए अपनी टूटी फूटी आवाज़ में बोली, डैडी, डैडी को चोट लगी है। वन्या ईशानी के छोटे से सिर को सहलाते बोली, हाँ बेटा, डैडी को चोट लगी है। वेद यक्षित की तरफ देखकर मासूमियत से बोला, डैडी आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको डेल छाली खिंची दूंगा और आपकी चोट जल्दी से ठीक हो जाएगी। वेद की मासूमियत पर यक्षित स्माइल करके खुद को रोक नहीं पाया। उसे याद था कि अगले कुछ ही दिनों में वेद का बर्थडे आने वाला है। उसका यह नन्हा वेद अब पूरे 5 साल का होने वाला था। वन्या अपने बालों का बन बनाते हुए बोली, चलो बच्चों, मम्मा तुम दोनों को रेडी कर देती है। दोनों बच्चे आज कल कुछ ज़्यादा ही शैतानी करने लगे थे। दोनों ही जल्दी से नाम में सिर हिला देते हैं। वन्या दोनों को एक नज़र घूर कर देखती है और वेद की तरफ देखते हुए बोली, बेटा अगर आप ऐसे नखरे करेंगे तो स्कूल के लिए देरी हो जाएगी। चलो अच्छे बच्चे की तरह दोनों मम्मा के पास आ जाओ। पर वे इतनी आसानी से वन्या के हाथ नहीं आने वाले थे। वे दोनों बेड से उतर जाते हैं और हंसते हुए कमरे में ही भागने लगते हैं। उनकी इस हरकत को देखकर वन्या हैरान हो जाती है। वह एक नज़र यक्षित को देखती है, फिर बच्चों की तरफ देखते हुए बोली, अरे बेटा शैतानी नहीं, चलो वापस आओ तुम दोनों। वन्या उनके पीछे भागने लगी। वहीं यक्षित अपनी इस क्यूट सी फैमिली को निहारते से खुद को रोक नहीं पा रहा था। आखिरकार थकने के बाद दोनों बच्चे वन्या के हाथ आ जाते हैं। वह दोनों का हाथ पकड़कर बाथरूम की तरफ ले जाती है। यक्षित का एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ गया था, इसलिए वह अपना कॉल लेकर बालकनी में चला गया। थोड़ी देर में वह वन्या दोनों को रेडी कर देती है। वह वेद को अपना स्कूल यूनिफॉर्म पहनाकर उसे पूरी तरह रेडी कर देती है। वहीं नन्ही ईशानी को यह लाइट येलो कलर का एक खूबसूरत सा फ्रॉक पहना देती है। बालों में छोटे छोटे बेबी क्लिप्स लगाकर उसे रेडी कर देती है। इस फ्रॉक में वह नन्ही कली की तरह लग रही थी। बच्चों को रेडी करने के बाद वह यक्षित के पास वह जानती थी यक्षित को अकेले नहाने में प्रॉब्लम हो सकती है। वह उसकी तरफ देखते बोली, चलिए मैं आपका बाथ दे देती हूँ। यक्षित को जो जैसे इस मौके का इंतज़ार था, वह खुश हो जाता है और वन्या के बाथ रूम की तरफ जाने लगा। वन्या उसे बाथ देने लगी। वह उसकी चोट का जख्म ख्याल रख रही थी। डॉक्टर ने उस पर पानी पड़ने से साफ मना कर दिया था, इसलिए वह पूरी सावधानी से उसे बाथ दे रही थी। वहीं यक्षित की निगाहें अपनी बीवी पर टिकी हुई थी। वो उसे प्यार करना चाहता था, लेकिन अफसोस वह जख्म की वजह से नहीं कर रहा था। और वहीं वन्या भी उसे आंखें दिखा रही थी। उसे बात देने के बाद वन्या उसे चेंज करने में भी हेल्प कर देती है और उसे यक्षित को अपना फरमान कल ही सुना दिया था कि वह ऑफिस नहीं जाएगा।
तभी यक्षित ने फ़ोन में तेजस को दोबारा कॉल आया। आज यक्षित को अपने बिजनेस पार्टनर के साथ एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी और ये कॉल भी इसी के लिए था। इससे पहले कि यक्षित कॉल पिक कर पाता, वन्य उसके हाथों से उसका फ़ोन छीन कर कॉल रिसीव कर लेती है। यक्षित उसे घूरता रह जाता है। तेजस यक्षित को अपना बॉस समझकर पहले तो ग्रीट करता, फिर कहता है, बॉस आपको याद है ना, आज हमारे बिजनेस पार्टनर्स और उनकी आपकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। टाइमिंग आपने सुबह 10 बजे रखने को कही थी। बॉस मीटिंग की टाइमिंग वही रखी है या आपको कुछ चेंज करना है इसमें? तेजस की पूरी बात सुनने के बाद वन्या बोली, मीटिंग पोस्टपोन कर दो तेजस। तेजस ने पहले तो वन्या को ग्रीट किया और उसने कहा, भाभी आप कॉल पर हैं तो बॉस कहाँ हैं? वन्या बोली, लगता है तुमने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं। मैंने तुम्हें मीटिंग पोस्टपोन करने के लिए कहा ना। तुम्हारे बॉस की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज वो ऑफिस नहीं आ पाएंगे। आज तुम और सार्थक दोनों मिलकर ऑफिस संभाल लेना, तुम और समर्थ मिलकर। तेजस को समझ आ गया कि उसे क्या करना है। वह बोला, ओके भाभी, जैसा आप कहें। वन्या के कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद यक्षित उसे घूरते बोला, वाइफी ये क्या हरकत है? तुमने तेजस से मीटिंग पोस्टपोन करने के लिए क्यों कहा? वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग था। यक्षित की बात का जवाब देते हुए वन्या से घूर कर बोली, क्योंकि मैं आपकी बीवी हूँ और मुझे पता है आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आपके लिए सिर्फ आपका काम ही इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी हेल्थ भी मायने रखती है। अगर तबीयत भी ठीक नहीं रहेगी तो आप ऑफिस कैसे संभालेंगे? फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, मगर फिर भी आप अगर ऑफिस जाना है तो शौक से जाइए, मैं आपको रोकूंगी ही नहीं। वैसे मेरी बात आजकल कोई सुनता ही कहाँ है? वन्य ने यह यक्षित को टोंट मारते हुए कहा था। वही यक्षित समझ चुका था कि उसकी अपनी बीवी की नाराज कर दिया है और वैसे मनाते हुए बोला, भाई तुम तो बुरा मान गई, मैं बस ये कह रहा था कि। वन्य ने अपना हाथ दिखा और उसे बोलने से रोकते हुए कहा, रहने दीजिए, कुछ मत कहिए, आप सब समझती हूँ मैं। पहले अपनी जली कटी बातों से नाराज कर दो और फिर अपनी इन्हीं चिकनी चुपड़ी बातों से मना भी लो। वेरी गुड यक्षित। यक्षित अपनी हैरान भरी आंखों से वन्या को देखने कर बोला, वाइफी ये सब तुम कहाँ से सीख रही हो? वन्या ने यक्षित की इस बात को कोई जवाब नहीं दिया। यक्षित उसे मनाते बोला, जान मैं तुम्हारी बात ना मानने के लिए कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि मुझे बस एक मीटिंग अटेंड करने दो। कंपनी के लिए ये मीटिंग बहुत अहम है। आई प्रॉमिस हुई मीटिंग अटेंड करने के बाद मैं सीधे घर आ जाऊँगा। वन्या यक्षित के चेहरे की तरफ देखने लगी, फिर कुछ सोचते बोली, ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। आपको कोई भरोसा नहीं, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूँगी। यक्षित के पास हाँ कहने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। अभी सिर्फ 8 बज रहे थे और मीटिंग 11 बजे थी, मतलब अभी भी उसके पास टाइम था। वन्या ने तेजस को मीटिंग कैंसिल करने के लिए कहा था, इसलिए यक्षित ने सबकी सहूलियत के लिए मीटिंग की टाइमिंग 11 बजे करवाई थी। दूसरी तरफ जब से नताशा को युवान की हालत के बारे में पता चला था, वह उसे देखना चाहती थी। इसके लिए वह आज पहली बार सिंघानिया मैंशन आने वाली थी। वैसे तो वह कल रात से ही बेचैन थी। वह सोच रही थी कि कब सुबह हो और वह सिंघानिया मैंशन का रुख करे। नताशा ने सिंघानिया मैंशन के बारे में सिर्फ सुन रखा था, आज से पहले कभी देखा नहीं था। उसने अपने लिए कैब बुक किया और थोड़ी ही देर में वह मैंशन से बाहर पहुंच गई। युविका के गार्ड्स को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था। उसकी फ्रेंड नताशा दीवान आज मैंशन आने वाली है, इसलिए गार्ड्स ने उसे अंदर जाने दे दिया। नताशा ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उसे ऐसे फील हुआ जैसे कि वे अपने सपनों की दुनिया में आ गई। मैंशन का गार्डन बेहद ही खूबसूरत था, जैसे कि वे देख पा रही थी। सामने सफ़ेद रंग का एक महल खड़ा था। नताशा का अब समझ आ रहा था कि लोग यूं ही इस मैंशन की खूबसूरती की तारीफ यूं ही नहीं करते। वह मैंशन को निहारते हुए आगे बढ़ गई। मेन दरवाजे के पास पहुंचकर उसने डोरबेल बजाई। युविका नताशा का ही वेट कर रही थी। उसने डोरबेल बजाते ही युविका समझ गई कि ये ज़रूर नताशा ही होगी। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो सामने नताशा ही खड़ी थी। दोनों काफ़ी दिनों बाद एक दूसरे से मिल रही थी। दोनों ने एक दूसरे को हक किया। वहीं नताशा तो जैसे मैंशन की खूबसूरती में खो गई। वह बाहर जितनी खूबसूरत था उतना अंदर से भी था। नताशा युविका की तरफ देखते हुए बोली, युविका तुम तो सचमुच में महल में रहती हो, तुम्हारा मैंशन कितना बड़ा खूबसूरत है। नताशा की बात सुनकर युविका हंसने में खुद को रोक नहीं पाती। वे दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी चैतन्य दादाजी और अनिल जी हॉल की तरफ आते हुए नजर आते हैं।
युविका नताशा को इंट्रोड्यूस उनसे कराती है। वे बोली, दादाजी, डैड, ये मेरी फ्रेंड नताशा है। ये युवान भाई की क्लासमेट भी है। नताशा देख पा रही थी कि इस घर में एक अजीब सा सूनापन छाया हुआ था और इसकी वजह थी वो बखूबी भी जानती थी। चेतन ने दादाजी नताशा की तरफ देखते हुए बोले, तुम्हारा सिंघानिया मेंशन में स्वागत है बेटा। हम युविका के दादाजी और ये उसके पापा हैं। नताशा चेतन दादाजी और अनिल जी को नमस्ते बोलती है। अनिल जी युविका की तरफ देखते हुए बोले, बेटा तुम नताशा के साथ अपना वक्त बिताओ, हमें कुछ काम है इसलिए हम बाहर जा रहे हैं। युविका ने हाँ में सहला दिया। नताशा ने उम्मीद नहीं थी कि सिंघानिया फैमिली इतनी डाउन टू अर्थ होगी। उसे तो लगा था कि देश की सबसे पावरफुल फैमिली है में से एक सिंघानिया फैमिली में घमंड और क्रूर तो कूट कूट कर भरा होगा, पर रियलिटी कुछ और ही थी। तभी दोनों की निगाहें सामने सोफे के पास कारपेट पे खेलते नन्हे वेद और ईशानी पर चली गई, जो एक दूसरे के साथ काफ़ी तसल्ली से खेल रहे थे। उन्हें देखकर दोनों के फेस पर एक स्माइल आ गई। दोनों बच्चे खेलते हुए बहुत प्यारे लग रहे थे। युविका उन्हें नताशा से इंट्रोड्यूस कराते हुए बोली, नताशा, ये दोनों यक्षित भाई और वन्या भाभी के नन्हे शैतान हैं। ये हैं उनका बेटा वेद और ये है उनकी प्यारी प्रिंसेस ईशानी। युविका ने दोनों की तरफ इशारा करते हुए कहा। जब वेद और ईशानी की निगाहें युविका और उनके बगल में खड़ी लड़की की पर गई तो वे अपना खेल छोड़कर उठ बैठे और अपनी टिमटिमाती आंखों से नताशा को देखने लगे। इस बीच दोनों की प्यारी प्यारी घनी पलकें कई बार झपकी थी, जिसे उनकी मासूमियत के कई गुना बढ़ा दिया था। नताशा खुद को वेद और ईशानी की तरफ तारीफ करने से रोक नहीं पाई। वह युविका से बोली, युविका, ये दोनों बच्चे तो हद से ज़्यादा क्यूट हैं। युविका स्माइल करते बोली, आखिर बच्चे किसके हैं? तभी वेद ईशानी का एक हाथ पकड़कर नताशा की तरफ अपनी मोती जैसी आंखों से देखते हुए युविका से बोला, बुई, ये आपके साथ कौन है? युविका वेद के सिर सहलाते हुए बोली, बेटा, ये आपकी बुई की फ्रेंड है। नन्ही ईशानी नताशा की तरफ अपनी टिमटिमाती आंखों से देखते हुए अपनी प्यारी तोतली आवाज में बोली, बुई की प्लेंट। नताशा अपने घुटनों के बल बैठ गई और ईशानी की रुई जैसी मुलायम गालों को छूते हुए बोली, बेबी, आप तो बिल्कुल किसी डॉल की तरह हो। वहीं नताशा के तारीफ करने से नन्ही ईशानी के चेहरे पर चमक आ गई। वहीं नन्हा वेद नताशा की तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोला, बुई की फ्रेंड, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। नताशा दोनों के घर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, मुझे भी तुम दोनों से मिलकर बहुत खुशी हुई। नताशा को बच्चों से मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। युविका ने उसे कई दफ़ा वेद और ईशानी के बारे में उसे बताया था, पर दोनों बच्चे उनकी इमेजिनेशन से ज़्यादा क्यूट थे। पर नताशा का ध्यान तो अभी भी युवान में भी अटका हुआ था। वह एक बार उससे मिलना चाहती थी। वह कुछ कहती उससे पहले उसका ध्यान सीढ़ियों की तरफ चला गया, जहाँ से यक्षित और वन्या नीचे आ रहे थे। नताशा उनकी तरफ देखती रह गई। ब्लैक कलर के बिजनेस सूट में यक्षित कयामत ढा रहा था। वहीं उसके पीछे पीछे आ रही वन्या ब्लू कलर की एक ड्रेस पहनी हुई थी, जो मिड लेंथ की थी। उसने हाई हील्स कैरी किए हुए थे। वह देखने में काफ़ी खूबसूरत और ग्रेसफुल लग रही थी। वन्या और यक्षित इस वक्त किसी पावर कपल की तरह लग रहे थे। दोनों का ऑरा इस वक्त बेहद ही शानदार था। कहीं झाकर भी उसने अपनी नज़र हटा नहीं सकता था। यक्षित और वन्या को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि उसके 2 बच्चे होंगे। वो अभी भी किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह लग रहे थे, अभी अभी एक दूसरे को डेट कर रहे हो। यक्षित और वन्या की नज़र नताशा को देख उनके चेहरे से इस वक्त कन्फ्यूजन था, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि सामने खड़ी ये लड़की कौन है। यक्षित नताशा का इंट्रोडक्शन करते हुए बोली, युविका नताशा का इंट्रोडक्शन कराती है, भाई भाभी, ये मेरी दोस्त और युवान भाई की क्लासमेट नताशा है। नताशा उन दोनों को ही ग्रीट करती है। वन्या नताशा को गौर से देखती है तो उसे समझ आता है कि नताशा वही लड़की है जिसके बारे में युवान अक्सर कर उसे बताया करता था। वहीं नताशा को देखकर यक्षित की आंखें सर्द हो जाती हैं। वह एक पल में समझ जाता है कि सामने खड़ी लड़की नताशा मेहरा है और नैतिक राजवंश इस लड़की के पीछे ही पड़ा हुआ है। पर यक्षित अभी भी ये नहीं समझ पा रहा था कि नताशा के मॉम डैड को का सरनेम तो मेहरा है।
फिर ये लड़की खुद को नताशा दीवान नाम से क्यों इंट्रोड्यूस करती है। वन्या नताशा की तरफ देखते हुए बोली, तुमसे मिलकर अच्छा लगा नताशा। युवन अक्सर कर तुम्हारे बारे में मुझे बताता रहता है। वन्या की बातें सुनकर नताशा के चेहरे पे हैरानी वाले एक्सप्रेशन आ गई। युवन उसके बारे में उसके फैमिली मेंबर से बातें करता है, ये तो उसने सोचा भी नहीं था। वह वन्या को कुछ कहने ही वाले थी कि तभी अचानक से आस्तिक वहाँ पर आ गया और अपनी घबराई हुई आवाज़ में बोला, बॉस वो युवान। आस्तिक की बातें सुनकर यक्षित के चेहरे पर सर्द चिंता की लकीरें आ गईं। वह जल्दी से उसके कमरे की रुख करता है। वही वन्या भी यक्षित के पीछे पीछे जाने लगी। युविका के चेहरे पे भी चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। नन्नावेद अपनी छोटी बहनों को हाथ पकड़कर अपने चाचू के कमरे की तरफ जाने लगा। नताशा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युवान को देखने के लिए जाए या ना जाए। कुछ सोचकर उसने तय किया कि वह उसे देखनी चाहेगी। उसने अपने दिल को मजबूत किया और उस कमरे की तरफ जाने लगी जिस तरफ सभी इस फैमिली के लोग गए थे। अब पहली बार नताशा के कदम उसका साथ नहीं दे रहे थे। नताशा उन लड़कियों में से थी जो अपने दिल की ज़्यादा दिमाग की सुना करती थी, इसलिए उसे हर्ट कर पाना इतना आसान नहीं था। पर पता नहीं क्यों जब युवान की बात आती तो वह अपने दिल की सुना करती थी। इसलिए आज वह दूसरी बार था जब युवान की हालत के बारे में सोचकर उसका दिल घबरा रहा था। पहली बार उसे इतनी तकलीफ हुई थी, अब उसके मॉम डैड का मर्डर हुआ था। नताशा युवान के कमरे में पहुंची तो वह बेडरूम कम और हॉस्पिटल का वीआईपी वार्ड ज़्यादा लग रहा था। यह यक्षित के ऑर्डर पर युवान की ट्रीटमेंट की पूरी फैसिलिटी सिंघानिया मेंशन में उसके कमरे में मौजूद होना कराई थी। नताशा की निगाहें जब अब सामने बेड पर लेटे युवान के बेजान शरीर पर गई तो एक पल के लिए उसे ऐसे लगा जैसे किसी ने उसकी सांसें रोक दी हों। वो लड़का जो अपनी अजीब गरीब हरकत से हर पल उसे हंसाता रहता था, वो आज बेड पर ऐसे पड़ा था जैसे सालों से उठा ना हो। युवान को कोमा में गए हुए सिर्फ कोई 4-5 महीने हो चुके थे। यक्षित ने जितना सोचा था युवान की रिकवरी में उसे कई गुना ज़्यादा वक्त लग गया था। उसे डॉक्टर ने इस बारे में उसे पहले से इन्फॉर्म कर दिया था। ये रिकवरी 1 महीने में भी हो सकती थी या 6 महीने भी लग सकते थे और वर्स्ट केस में साल भी लग सकता था। लेकिन इन 5 महीनों में आज पहली बार युवान की बॉडी में कुछ हलचल हुई। वहाँ पर लगी मशीनें बीप करने लगी। डॉक्टर्स युवान को चेक कर रहे थे। वहीं वहाँ मौजूद सबके चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। इस वक्त हमेशा सख्त रहने वाला यक्षित का चेहरा भी दर्द और तकलीफ से भरा हुआ था। नताशा देख पा रही थी कि उसकी फैमिली युवान से कितना प्यार करती है। युवान की हालत के बारे में जानकर उसका बेस्ट फ्रेंड शौर्य भी दौड़ चला आया था। इन कुछ महीने में शौर्य ने भी अपनी हालत काफ़ी ख़राब कर ली थी। उसके बाल काफ़ी बढ़ गए थे, बियर्ड की भी काफ़ी बढ़ गए थे। डॉक्टर्स युवान को चेक करने लगे पर अचानक से युवान की सांसें जैसे रुक गई थी। पल्स रेट काफ़ी ज़्यादा गिर गए, करीब करीब ना के बराबर। ये देखकर डॉक्टर्स का चेहरा डाल के मारे पीला पड़ने लगा क्योंकि ऐसे लग रहा था जैसे युवान के शरीर में जान बची ही ना हो। डॉक्टर के ऐसे एक्सप्रेशन देखकर यक्षित अपनी कठोर आवाज़ में बोला, क्या हुआ युवान को, वो ठीक तो है ना? एक डॉक्टर हिम्मत करके डरते बोला, सर मिस्टर युवान की पल्स रेट काफ़ी गिर चुकी है, ऐसे लग रहा है जैसे उनकी सांसें ऑलमोस्ट थमने वाली हों। उस डॉक्टर की बात सुनकर यक्षित का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गुस्से से उस डॉक्टर का कॉलर पकड़ लिया और घुर्राते हुए कहा, हाउ डेयर यू टू टॉक टू मी लाइक दिस? यक्षित के ऐसा करने से वो डॉक्टर बहुत ज़्यादा डर चुका था। नताशा भी आज पहली बार यक्षित के गुस्से को देख रही थी। वहीं दोनों बच्चे भी अपने डैडी की एंग्री लुक को देखकर सहम गए थे। मैंने यक्षित के पास गए और उसने उसे रोकते हुए कहा, यक्षित क्या कर रहे हैं, संभालिए खुद को, देखिए बच्चे आपके गुस्से से डर रहे हैं। यक्षित ने उस डॉक्टर का कॉलर छोड़ दिया। उसने अपने दोनों बच्चों को देखा जो वाकई में सहमे हुए थे। उसने मासूम चेहरों को देखकर उसे बुरा लगा। उसने दोनों को अपने पास बुलाया और अपने सीने से लगा लिया। वही यक्षित को छोड़ते ही उस डॉक्टर ने एक राहत की सांस ली। युवान की हालत को खराब होते हुए नताशा भी देख रही थी। जब उसे रहा नहीं गया तो वह जल्दी से युवान के पास आई और वहाँ रखी एक चेयर पर बैठते हुए उसके एक हाथ को अपने हाथ में लेकर
अपनी भारी आवाज़ में बोली, युवान, युवान प्लीज़, प्लीज़ अपनी आंखें खोलो, देखो सब तुम्हारे जागने का वेट कर रहे हैं। नताशा के यूं स्पर्श से युवान की कंडीशन एक बार फिर स्टेबल होने लगी। उसकी पल्स रेट जो अचानक से डाउन हुई थी वो अब वापस से स्टेबल होने लगी। मशीनों ने भी बीप करना बंद कर दिया। एक डॉक्टर युवान को चेक करते बोला, सर दिस इज़ जस्ट मिरेकल। मिस्टर युवान की हालत अब स्टेबल होने लगी है। सबकी निगाहें अब नताशा पर थी जो युवान को थामे हुए थी। युवान, शौर्य और वन्या तीनों आस भरी निगाहों से नताशा को देख रहे थे। युविका नताशा के पास गई और उसे कंधे पर हाथ रखते बोली, नताशा तुम्हारे स्पर्श से जब भाई की हालत स्टेबल हो सकती है तो आई एम श्योर तुम्हारी आवाज़ उस तक ज़रूर पहुंचेगी। फिर वह उसकी तरफ रिक्वेस्ट करके आंखों में देखते हुए बोली, प्लीज़ उन्हें वापस ले आओ। नताशा युविका की तरफ देखते हुए बोली, पर युविका में कैसे? तभी वन्या नताशा के पास गई और बोली, यकीन मानो नताशा, तुम ये कर सकती हो। तुम्हारा और युवान का बॉन्ड काफ़ी स्पेशल है। तुम चाहो तो उसे हम सबके पास वापस ला सकती हो। दन्ना, वेद और ईशानी नताशा को आस भरी निगाहों से देखते बोले, बुई की बहन प्लीज़ हमारे लिए युवान चाचू को ठीक कर दो ना, हम उन्हें बहुत मिस करते हैं। नताशा दोनों बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मैं कोशिश करती हूँ बच्चों। नताशा ने एक बार फिर से युवान के हाथ को थाम लिया और अपनी आंखें बंद करते हुए काफ़ी दर्द भरी आवाज़ में बोली, युवान, युवान तुम मुझे सुन रहे हो ना? मैं जानती हूँ मेरी आवाज़ तुम तक पहुँच रही होगी। सुनो, मैं तुमसे यह कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। तुम्हारी सिली हरकतों को बहुत मिस कर रही हूँ जो अक्सर कर मेरे चेहरे पे स्माइल ले आया करती थी। देखो तुम्हारे सारे फैमिली मेम्बर्स, तुम्हारे भाई, तुम्हारी भाभी, तुम्हारे जिगरी दोस्त और तुम्हारे दोनों नन्हे शैतान तुम्हें कितना मिस कर रहे हैं। तुम सोचो अगर तुम वापस नहीं आए तो इस सब का क्या होगा, मेरा क्या होगा। नताशा ये सब अपनी आंखें बंद करके दिल से बोल रही थी। उसके ये शब्द अपने आप ही उसके मुंह से निकल रहे थे। वह उसके हाथों को थामे बोली, अगर तुम्हें अपनी फैमिली की, तुम्हारे दोस्त की और मेरी जरा भी परवाह है तो तुम वापस आ ही जाओगे। ये कहकर वह शांत हो गई। तभी उसकी आंखों से एक बूंद आंसू गिरकर युवान के हाथ पर गिर गई। नताशा ने जब आंखें खोली कर युवान को देखा तो वह अभी बेजान पड़ा था। शायद उसकी कई बातें उस पर कोई असर नहीं कर पा रही थी। नताशा निराश हो गई और चेयर से उठकर युविका से बोली, युविका शायद मैं फेल हो गई। ये कहकर वह वहाँ से जाने लगी कि तभी युविका ने नताशा का हाथ थाम लिया और बोली, किसने कहा कि तुम फेल हो गई? नताशा ने एक नज़र युविका की तरफ देखा और फिर युवान की तरफ। नताशा की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा क्योंकि युवान की बॉडी में पहले से भी ज़्यादा हलचल हो रही थी जो कि अब बहुत अच्छा साइन था। ये देखकर यक्षित डॉक्टर को बोला, ये युवान के साथ क्या हो रहा है? डॉक्टर बोला, डोंट वरी सर, मिस्टर युवान की बॉडी में मूवमेंट हो रही है विच इज़ अ गुड साइन। यक्षित काफ़ी उम्मीद भरी निगाहों से डॉक्टर्स की तरफ देख रहा था। थोड़ी देर में युवान के पूरे हाथ में मूवमेंट शुरू हो जाती है। फिर धीरे धीरे उसके पैर भी हिलने लगते हैं और आखिर में उसके हिलते हुए पलकों को देखकर सबको यकीन हो जाता है नताशा के स्पर्श में वाकई में जादू ने काम किया है। सभी दिल थामकर बैठ गए थे। शौर्य बार बार युविका की तरफ देख रहा था। युविका ने उसकी तरफ देखकर हाँ में सिर हिला दिया। करीब 1 घंटे के इंतज़ार के बाद आखिरकार युवान ने अपनी आंखें खोल ही दी। सबके लिए ये मोमेंट किसी सपने जैसा था। किसी ने नहीं सोचा था आज अचानक युवान अपनी आंखें खोल देगा। शौर्य ने युविका की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। वहीं डॉक्टर्स उसे चेक किया और थोड़ी देर बाद युवान बेड पर उठकर बैठ गया। इतने महीनों तक कोमा में रहने की वजह से वह पहले से काफ़ी पतला और कमज़ोर नजर आ रहा था। इतनी लंबी नींद के बाद आज आखिर वह जाग गया था। यक्षित युवान के पास आया और उसके जोर से हक कर लिया। यक्षित उसे देखते हुए बोला, तुम ठीक हो? युवान यक्षित की तरफ देखते बोला, हाँ भाई, पर आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं और मुझे हुआ क्या था? युविका उसे हक कर लेती है, एक एक करके बताती है उसे क्या हुआ था। सभी बारी बारी से युवान को हक करते हैं पर नताशा वह एक कोने में खड़ी हुई चुपचाप सब कुछ देख रही थी। उसे बहुत खुशी हो रही थी। युवान कोमा से बाहर आ गया था। कुछ दिन बाद ऐसे ही बीत गए थे और दृष्टि की ट्रीटमेंट की सेकंड लास्ट स्टेप की अपॉइंटमेंट डेट आ गई थी।
वह दृष्टि अभी भी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में अनजान थी। उसे ऐसे महसूस हो रहा था कि आजकल अनय कुछ चाहते ही उसकी केयर कर रहा है। वैसे तो अनय हमेशा से ही केयरिंग हस्बैंड था, पर आजकल उसका यूं ज़्यादा केयरिंग होना दृष्टि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज दृष्टि ने अपने ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाना था, पर वो कैसे जाए यह उसके समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अनय आज तक उसकी छोटी से छोटी बातों को भी बहुत ख्याल रख रहा था। अगर उसने पूछ लिया कि वह कहाँ जा रही है तो वह अनय के क्या जवाब देगी। वह उसे झूठ भी नहीं बोल सकती। पता नहीं वह क्या करेगी। थोड़ी देर बाद वेट करने के बाद दृष्टि को लगा कि शायद अनय ऑफिस चला गया है और यही सही मौका है हॉस्पिटल जाने का। वह जल्दी से अपना पर्स पकड़कर वहाँ से जाने को एक कदम बढ़ाती है कि तभी किसी जानी पहचानी आवाज़ ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वाइफी, तुम इसे रखना तो भूल ही गई। दृष्टि ने जैसे ही उसकी आवाज़ सुनी वह अंदर तक कांप गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनय तो चला गया था, फिर वो कमरे में कैसे। वह पीछे मुड़कर देखती है तो अनय बेड पर बैठा हुआ था और उसके हाथ में पेपर्स थे। ये शायद दृष्टि के चेकअप और ट्रीटमेंट के थे। ये समझते ही वह काफ़ी ज़्यादा सहम गई। दृष्टि अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए बोली, अनय, आप यहाँ आज ऑफिस नहीं गए आप? उसकी इस बात पर अनय बोला, एक्चुअली मैंने आज ऑफिस से छुट्टी ली है, ये देखने के लिए कि मेरी बीवी आजकल घर के पूरे दिन करती क्या है। अनय की बातें सुन दृष्टि को डरने का काम कर रही थी। अनय की बातें दृष्टि को डराने का काम कर रही थी और उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि आवाज़ तो गले में ही अटक गई थी। अनय बोला, वाइफी, ये तुम्हारे पेपर्स, मैं तो तुम्हें देना ही भूल गया था। दृष्टि ने बस आहिस्ते से हम कहा। फिर पेपर्स लेने के लिए अनय अपना हाथ आगे बढ़ाया था कि अनय उसकी तरफ देखते हुए बोला, वैसे तुम हॉस्पिटल क्यों जा रही हो? क्या तुम्हें कोई इशू है? आज पहली बार अनय दृष्टि के इस तरह से सवाल पूछ रहा था। वही अनय की ये सवाल दृष्टि की धड़कनें बढ़ाने के लिए बहुत थे। क्या आज उसके इस सीक्रेट के बारे में अनय को पता चलने वाला था? सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।